नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। मौके पर दिखी एनडीए घटक दलों की ताकत। वाराणसी में जुटी प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे समेत कई हस्तियां। प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिया हर बूथ जीतने का मंत्र और रिकॉर्ड मतदान का मांगा संकल्प। चौथे चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान के जालौर में जनसभा और जोधपुर में रोड शो। बिहार के समस्तीपुर और बालासोर में राहुल गांधी की रैली। एसपी और बीएसपी के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। ब्लॉग के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में कांग्रेस मुकाबले से बाहर और राहुल गांधी समय से 48 साल पीछे। सकारात्मक सोच वाले न्यू इंडिया में नकारात्मकता मंजूर नहीं। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% करने को दी मंजूरी। 6 करोड़ से अधिक कर्मियों को मिलेगा फायदा। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55% रही। और आरबीआई बैंकों से जुड़ी जानकारी देने की पॉलिसी की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा, बैंकों के सालाना निरीक्षण से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाई जाए। आरबीआई ने आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना रिपोर्ट की जानकारी देने से किया था इनकार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज पूरे देश की नज़र वाराणसी में टिकी रही, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री के कल हुए रोड शो की तरह उनका नामांकन भी हाई प्रोफाइल रहा। नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावक जहां गैर राजनीतिक लोग रहे, वहीं इस मौके पर एनडीए घटक दलों की कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 11:15 बजे वाराणसी के डीएम दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम के पर्चे में प्रस्तावक बने काशी के डोमराज परिवार के जगदीश चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, वनिता पॉलिटेक्निक की पूर्व प्रधानाचार्य अन्नपूर्णा शुक्ला और कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल, ये सभी उनके साथ मौजूद भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन पत्र थमाने वाली बुजुर्ग महिला अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिए। और नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस समेत देश भर के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए।
इस मौके पर एनडीए की एकजुटता और ताकत भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री के नामांकन में एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई और पनीर सेल्वम समेत बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी नेता वहां मौजूद रहे। शिरोमणि अकाली दल जो कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी है, उसका संबंध बीजेपी से बहुत नज़दीक है। वो कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं। हमारा शिरोमणि अकाली दल एक पार्टी है जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और अब भी साथ दे रहे हैं। ये सबसे जो है ये वाराणसी है, काशी की भूमि है और यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ से प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का, और 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, फिर अब 5 साल तक तो रहेंगे ही और भी रहेंगे, तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और हाँ, ये क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए काशी नगरी से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, सब लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा माहौल है। शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन क्या है? जनता का प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं। It's a good show that shows a thumping majority. It's not only reflecting Varanasi, other parts of the India also. The same mood is there. Therefore, winning of बीजेपी, the NDA government is imminent. बनारस में आप लोग जानते हो बनारस में क्या संदेह है? पूरे देश में एनडीए को 3/4 मेजॉरिटी हासिल हो गई। बनारस के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बाकी सभी संसदीय क्षेत्रों के मतदाता अपना सांसद चुन रहे हैं, लेकिन बनारस के मतदाता देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, एक बार फिर बड़ी मजबूत सरकार बन रही है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है और इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर बूथ जीतने का मंत्र दिया और रिकॉर्ड मतदान का संकल्प मांगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री ने प्रचार और मतदान के दौरान विरोधी दलों के साथ भाईचारा रखने की सलाह दी। महिलाओं से ज्यादा मतदान और पहली बार मतदान करने पहुंचे मतदाताओं का स्वागत और मुंह मीठा कराने की भी बात कही। आपकी कठिनाई बहुत है बनारस वालों की, क्योंकि और जगह पे तो उनका जो उम्मीदवार होता है वो उनके साथ चलता है, लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भाग्यवान है कि वो कहीं पर भी रहे, यहां का कार्यकर्ता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मानता है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोतवाली स्थित बाबा काल भैरव का दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। नामांकन के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ मौजूद रही। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। वाराणसी में नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के सीधी में उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, पर क्या कर्ज माफ हुई? ये उनके मुट्ठी भर जो यार दोस्त हैं वही कर्ज लेते हैं और हर 10 साल के बाद उन्हीं का कर्ज माफ होता है। गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता है। आज देश के हर किसान को आपकी ये आवाज सुनकर समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पर भरोसा का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि छापे में
जो रकम बरामद हुई है वो दिखाती है कि कांग्रेस को गरीब और मजलूमों की कोई परवाह नहीं है। मध्य प्रदेश में जिनके हाथ में आपने सत्ता दी, इन्होंने ये पैसे लूट लिए हैं भाइयों। ये जो पैसे निकले हैं ना, वो उन गरीब मां बहनों के, उन बच्चों के पैसे हैं जो इन्होंने खाया है। और ये मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस वालों के यहां रेड क्यों की। जहां से माल मिलेगा वहीं रेड करेंगे ना। जो चोरी करते हैं उन्हीं के यहां तो पुलिस जाएगी भाई, ईमानदार के यहां जाएगी क्या? भाइयों बहनों, ये ट्रेलर है, मैंने बताया अभी 6 महीने में ऐसा ट्रेलर आया है। 5 साल में मध्य प्रदेश का क्या होगा भाइयों, मुझे तो कल्पना करते ही मेरे रूहें कांप जाते हैं। और उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राजस्थान के जालौर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर नारे के अलावा कुछ नहीं दिया। 5 पीढ़ी तक, 55 साल तक आपने शासन किया, देश के गरीबों के लिए क्या किया? हमारे नरेंद्र भाई ने 5 साल शासन किया और 5 ही साल में देश के 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न्याय योजना का जिक्र किया और कहा कि न्याय योजना का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के लोगों को होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है। डायरेक्ट, सीधा, आजकल इंटरनेट का टाइम है, हर महीने 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पहली तारीख 6,000 रुपए, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। इसके अलावा राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में भी एक रैली को संबोधित किया और कहा कि सत्ता में आने पर 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नवीन पटनायक जी ने किसी को दिया यहां पे रोजगार? किसी को दिया? मैं आपको सीधा बता देता हूं, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। मैं यहां से झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना लाखों युवाओं को रोजगार देगी, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। मैंने पता लगाया 22 लाख रोजगार, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं। उधर यूपी के जालौन में आज महागठबंधन की रैली हुई। इसमें एसपी और बीएसपी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की योजना आम चुनाव में बीजेपी को रोकने की बजाय 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की है। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन मजबूत है और उनकी पार्टी ने अपनी आधी सीटें इसलिए छोड़ दी हैं कि बीजेपी फिर सत्ता में ना आ पाए। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। बिहार से हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं और जो बिहार के मुंगेर में मौजूद हैं, और नवविक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं
कानपुर से। पहले आपके पास आना चाहेंगे अखिलेश जी, बिहार में इस चरण का मुकाबला किस तरह का है, और ख़ास तौर पे अगर कांग्रेस की बात करें, आज राहुल गांधी ने भी वहां पर रैली में काफ़ी बातें कही हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार को होने वाला है न्याय योजना से। किस तरह का इस वक्त वहाँ चुनावी माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार में इस बार ये जो एक्चुअली इस चरण की अगर बात करें तो इस चरण में 5 की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के और एनडीए एलाइज के पास हैं, और ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन 5 सीटों को बरकरार रखना। लेकिन इसमें भी सबसे अहम जो सीट है, 2 सीट जो मैं बता रहा हूँ कि मुंगेर और समस्तीपुर। मुंगेर और समस्तीपुर दोनों जगहों पे बीजेपी या कहें कि एनडीए एलाइज की साख दांव पर लगी है। मुंगेर में अगर कहें कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं ललन सिंह, और जेडीयू आप जानते हैं कि जेडीयू बीजेपी का सहयोगी है, और ललन सिंह खुद नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं पूरे बिहार में। तो ऐसे में जेडीयू के लिए बहुत अहम सीट, एनडीए के लिए बहुत अहम सीट है। लेकिन उनका जो मुकाबला है, उनका मुकाबला अभी जिनसे है वो पहले जेडीयू में ही थे, और जेडीयू छोड़ के अभी कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ रही हैं, नीलम देवी, और उनके हस्बैंड जो है वो काफी अभी भी माने जाते हैं काफी दबंग हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना एक तरीके से सीधे तौर पे जेडीयू की चुनौती है कि पुराना जो उनका वर्चस्व है, पुराने वर्चस्व और नई पार्टी में जाने से एक नई चुनौती खड़ी हुई है। दूसरी तरफ समस्तीपुर में बताऊं, मैं समस्तीपुर में भी रामचंद्र पासवान जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, रामचंद्र पासवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ऐसे में उनका मुकाबला जो है वो मुल्क का मुकाबला अभी कांग्रेस के साथ ही है। और कांग्रेस में जिस तरीके से पिछले चुनाव में 7,000 वोटों से कांग्रेस सिर्फ हारी थी, और ऐसे में राहुल गांधी का समस्तीपुर जाना ये मतलब है कि उन 7,000 वोटों की भरपाई करें, किस तरीके से करें। तो निश्चित तौर पे एक नई चुनौती है एनडीए के लिए, और कांग्रेस भी अपनी पुरानी स्थिति से निकलकर नई स्थिति में आना चाहती है। तो एक तरह से कहे कि कांटे का मुकाबला है इन दोनों जगहों पे, कम से कम मुंगेर और समस्तीपुर में। बिल्कुल अखिलेश, और हमारे साथ नवविक्रम जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। तो नवविक्रम, इस बार के चरण में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 13 सीटें हैं, और किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन ध्यान दे रही है इन सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए? अभिलाषा, अगर इन सीटों की बात करें, 13 सीटें, क्योंकि पिछले चरण के जो पिछले चरण में चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा सीटें इस चरण में हैं। और ये जो जगह है, ख़ास तौर पर अगर जैसे इटावा की बात करें, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, मुलायम सिंह यादव खुद वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस कानपुर की अगर बात करें तो श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से 3 बार जीत कर हैट्रिक लगा चुके थे। लेकिन 2014 में के चुनाव में यहाँ पर पूरे सियासी जो समीकरण हैं वो बदल गए। यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर जो इस चरण में चुनाव है बीजेपी ने कब्जा किया था। तो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो गठबंधन हो चाहे कांग्रेस हो, वो इन जो पुरानी सीटें हैं जो जहां पर वो काबिज थे, अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन वो वापस पाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो गठबंधन या फिर कांग्रेस के सामने आ रही है वो अपने ही बागियों से आ रही है। और बागियों से जो निपटना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही मतों का बिखराव बड़े स्तर पर लगभग सभी पार्टियों में मतों का बिखराव है। ऐसे में सेंधवारी और मतों के बिखराव से निपटने की कोशिश कर रही है। ये देखना होगा कि 29 तारीख तक पार्टियां इसमें कितनी सफल हो पाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवविक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश, आपका भी शुक्रिया बिहार की अहम सीटों पर जो चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं वो बताने के लिए। तो मुकाबला दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटें हैं। आगे बढ़े हम। बीजेपी नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग के जरिए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है, और उन्होंने लिखा है कि क्या चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अरुण जेटली ने लिखा है कि अब तक 300 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब जिन सीटों पर मुकाबला है वहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। कांग्रेस ना तो क्षेत्रीय दलों और ना बीजेपी से मुकाबले की स्थिति में है। अब मुद्दा है कि बीजेपी की जीत कितनी बड़ी होगी। अरुण जेटली ने चुनाव के पहले के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह राफेल और कर्ज माफी के लिए झूठ बोला, महागठबंधन बनाने की कोशिश उनकी नाकाम हुई। साथ ही दिल्ली आम आदमी पार्टी से तालमेल भी नहीं होने पर अरुण जेटली ने तंज कसा और घोषणा पत्र को देश की सुरक्षा के खिलाफ बताया। अरुण जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समय से 48 साल पीछे हैं। 2019 का न्यू इंडिया एक सकारात्मक सोच वाला देश बन चुका है।
जो देश के बारे में निंदक और आलोचनात्मक होने के बजाय बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है, और वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और टीडीपी जैसी पार्टियों के नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर वोटिंग चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगी। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को हथियाने की उम्मीद लगाए बैठी है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मोदी लहर में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था और 29 लोकसभा सीटों में 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस वक्त 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। उनमें एक सीट छिंदवाड़ा सीट थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ इसी छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। Now the environment, the infrastructure in Chhindwara is perfect to bring in new investment and new industries. 65% of the voting population is youth, and I'm a youth, and my thought process and their thought process is the same. I want to bring in new investment, which Chhindwara needs at the moment. I'm looking at solving the unemployment factor over here. बीजेपी ने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के मुकाबले एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने एक जनजातीय उम्मीदवार नाथन साहा कावरेती को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 37% जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी और जहू बहुल जिला होने के कारण एक आदिवासी नेता को छिंदवाड़ा में प्रत्याशी बनाया है। आज़ादी के बाद 70 साल में आदिवासियों को नेतृत्व कांग्रेस ने नहीं दिया और छिंदवाड़ा ने आदिवासियों को बहुत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अब नत्तन साहा जी हमारे आदिवासी नेता हैं और निश्चित रूप से पूरे छिंदवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए लगा हुआ है। छिंदवाड़ा सीट 1957 से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। 1997 में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, जब बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने यहां जीत का परचम लहराया था। एक तरफ बीजेपी छिंदवाड़ा के विकास का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार और पहले की शिवराज सिंह चौहान सरकार को देती है, तो वहीं कांग्रेस छिंदवाड़ा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात करती है। देखना है कि क्या छिंदवाड़ा की जनता एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताती है या फिर कमल का बटन दबाती है। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को कहा है कि वो बैंकों की वार्षिक जांच रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार संबंधी कानून के तहत सार्वजनिक करे, बशर्ते कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने से छूट हो। कोर्ट ने बैंकों के आरटीआई नीति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एल.एन. राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये कानून के तहत उसकी बाध्यता है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक पर अवमानना की कार्रवाई न करते हुए साफ किया कि बैंक को पारदर्शिता कानून के प्रावधान लागू करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। भविष्य में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के अरबों रुपयों के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत पर अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य मजिस्ट्रेट ने कहा कि नीरव मोदी द्वारा वानुआतू की नागरिकता हासिल करने का प्रयास ये दिखाता है कि वो महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता है। इसी बीच नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 1 दर्जन लग्जरी कारें नीलाम की गई। ये कारें 3 करोड़ 29 लाख रुपए में नीलाम हुई हैं। इस बात की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने दी। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इन गाड़ियों को जब्त किया गया था। विजय माल्या का मामला हल होने के करीब है और किसी भी समय विजय माल्या का प्रत्यर्पण भारत में हो सकता है। नीरव मोदी के मामले में भी विजय माल्या के केस में जो बहाल ली गई
उससे भारत को मदद मिल रही है और दोनों मामले में भारत का राजनयिक दबाव और भारत की कानूनी पहल सफलता की तरफ अग्रसर है। इसी बीच विजय माल्या मामले में सुनवाई के लिए लंदन हाई कोर्ट 2 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें यह तय हो सकता है कि अगस्त तक माल्या को वापस भारत लाया जा सकता है या नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65% ब्याज मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर बढ़ाने के ईपीएफओ के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले का फायदा औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 6 करोड़ से अधिक कर्मियों को मिलेगा। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व वाली ईपीएफओ की शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% करने का फैसला किया था, जो 3 वर्षों के भीतर ब्याज दर में पहली बढ़ोतरी थी। वहीं इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55% थी, जिसे बढ़ाकर 8.65% किया गया था। ईपीएफओ ने पहले 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65% कर दिया था, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 8.8% हुआ करता था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिनेमा के जरिए सामाजिक, नैतिक और शिक्षाप्रद विषयों से दर्शकों को सूचित, शिक्षित, सशक्त करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने ये बात मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय को देखने के बाद कही। उन्होंने कहा कि संग्रहालय भारतीय फिल्मों के सफर और इससे जुड़ी तकनीक में बदलाव को समझने में मददगार है। I am particularly more impressed with this part of the museum about Mahatma Gandhi. In the name of Gandhi और सिनेमा, ये सबसे बढ़िया है। कारण क्या है? पुराना इतिहास, और हम गांधी जी को देश में हम सब लोग एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। इसलिए उनका जीवन और सिनेमा के साथ उनका संबंध, बाद में उनके बारे में जो सिनेमा आया, इन सभी के बारे में यहाँ जानकारी है। मैं चाहता हूँ देश में विभिन्न इलाके से जो लोग मुंबई आते हैं, वो लोग जरूर यहाँ आके ये म्यूजियम विजिट करना चाहिए और थोड़ा समय यहाँ बिताकर सब पहलुओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। बिकॉज सिनेमा इज a religion. Cinema is an educator. Cinema is a powerful tool for social change. If cinema is used properly, produced properly, without obscenity, vulgarity, violence, and with some social purpose, it will be really have tremendous impact on the minds of the people. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।